साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अभी नागपुर के बड़े बुद्ध विहार में बड़ा चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर हमारे साथ में मान्यवर है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नागपुर में जो बुद्ध विहार बना है वो पूरे भारत में जो बुद्ध विहार बने हैं उस समय का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है और उसका अभी चुनाव चल रहा है। और हमें पता चला है कि यह चुनाव हर 5 साल में होना चाहिए था, लेकिन वो 15 से 17 साल के बाद में हो रहा है। तो हमारे साथ मान्यवर है, इन्होंने इस चुनाव इस बुद्ध विहार को बनते हुए देखा है और इस बुद्ध विहार को उभरते हुए देखा है और इस बुद्ध विहार के अनेक चुनाव देखे हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय बताएं। मेरा नाम रत्नाकर शिंदे है। मैं उस वक्त सिर्फ 21 साल का था, तब की बात है। हम लोग पहले जब बाबा साहब ने दीक्षा दी तो इंदौरा बुद्ध विहार जहाँ आज खड़ा आपको दिखाई देता है, वहाँ पर पहले हनुमान का देवस्थान था और उस देवस्थान के आगे एक बड़ का झाड़ हुआ करता था, जहाँ पर हर उम्र के लोग वहाँ बैठते थे। उसी दौरान हम भी 4-5 मित्र मंडली, जैसा कि दादा रंजीत मेश्राम जो सीनियर ज्येष्ठ वार्ताकार है, उसी तरह मधुकर भिवड़े, हरिदास रंगारी, मैं स्वयं और अनेक ऐसे 2-4 लड़के हम एक साथ बैठते थे। आज मेरी उम्र 84 साल की है और जो कुछ स्थित्यंतर इंदौरा बुद्ध विहार के बाबत आई है उसके बारे में मैं भली भांति परिचित हूँ। तो हमने एक प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब ने जब दीक्षा दी तो हम हनुमान की पूजा क्यों करें। इसलिए बस्ती के सब लोगों ने और उस हनुमान देवस्थान के पंच कमेटी ने यह निर्णय लिया कि हम ये आपको सुपुर्द करते हैं, आप अपनी योजना बताइए। उस वक्त हम सबसे पहले हम भारतीय बौद्ध महासभा के सभासद हुए और पता नहीं किन लोगों ने वो देवल तोड़ डाला, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि हम इधर उधर चले गए थे। उसके बाद 2 महीने के बाद जब हम फिर से मिले तो हमने बुद्ध विहार बनाने का निर्णय लिया। उस वक्त हमने भारतीय बौद्ध महासभा तो ये बॉम्बे में संचालित हो रही थी, भले ही पूरे भारतवर्ष में संचालित हो रही थी, उसके बावजूद हमने अपनी स्पेशल अपना अस्तित्व रखने के लिए उस संस्था का नाम रखे भगवान बुद्ध विहार सार्वजनिक संस्था। और उस संस्था के अंतर्गत हर 5 साल में इलेक्शन लेने का और अच्छे लोगों को बिहार के कार्यक्रम में लाने का हमने बीड़ा उठाया। उसके बाद वहाँ तो कुछ था नहीं, सिर्फ एक रूम हमने बनाई थी और उस एक रूम के भरोसे जो प्लॉट लड़कों के खेल कूद का था, माने 45 बाय 45 के 3 प्लॉट हमारे बुद्ध विहार के अंडर में आए और उस पर हमने बांधकाम करने की योजना बनाई। हुआ यह कि हम जब हमारे पास तो पैसा था नहीं, हम सब 0 बजट वाले थे। उसके बावजूद जब बस्ती के लोगों में घूमना शुरू किया तो कोई 4 आने देता था, कोई 1 रुपये देता था। एक रिक्शा वाला तो ऐसा था कि वो पूरी दिन भर कमाई करने के बावजूद जब वो बिहार में आता था तो सिर्फ 8 आने देता था और उसी 8 आने के बदौलत मैं उस आदमी का नाम, अंबेडकर चौक में रहता था, उस आदमी का नाम पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आदमी हर रोज 8 आना आत्माराम जी रामटे के पहले अध्यक्ष इनके पास जमा करता था। उसके बाद किशन जी गोंडा ने इनके पास जमा किया करता था। इस तरह से हमको ऊर्जा मिलती थी और हमने हर घर में विजिट देकर इतना पैसा जमा किया कि इंदौरा बुद्ध विहार की नींव बांधने में आई। हुआ यह कि अब नींव तो चालू कर दी है तो उसके लिए घटना भी चाहिए। तो घटना बनाने के लिए
श्रीमान वानखेड़े जो रेलवे में RMS DRM ऑफिस में काम करते थे, उनके नेतृत्व में हमने घटना निर्माण की। मैं हरदास रंगारी, वानखेड़े और रंजीत दादा मेश्राम ऐसे बैठ के हम लोग सब मैंने नई घटना बनाई और उसी के अनुसार हम अपना कार्य करते थे। उस वक्त किसी भी इंदौरा वासियों की ऐसा विरोध नहीं था और सब अपने अपने हमारे घर से, जब भी हम उनके घर में विजिट देने जाते थे, उस वक्त हमको अपने खुशी से पैसा देते थे। 1 रुपये से चालू करके हमने कई लोगों को जो माने सक्षम थे उन आदमियों से हमने पैसा कलेक्ट करके 2 लाख उस वक्त जमा किए और इंदौरा बुद्ध विहार का कार्य शुरू किए। दौरान हुआ क्या कि बनते जी कुछ कार्यवश आनंद बुद्ध विहार में जाकर बैठ गए। उन्हें लाने के लिए मैं स्वयं और अपना किशन जी गोंडा ने दोनों ने मिलकर उनको मनाए और इंदौरा बुद्ध विहार में ले आए। उसके बाद सुचारू रूप से इंदौरा बुद्ध विहार का कार्यभार हम लोग संभालते रहे और हर 5 साल के बाद अपना इलेक्शन लेते थे और उसके हम जो भी कार्य करते थे उसका अहवाल हर बस्ती के हर नागरिक को पहुंचे, चाहे वो दानदाता हो या न हो, लेकिन उसको ये जानकारी हो कि अपने बस्ती में एक बहुत बड़ा विहार बनने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को माने जानकारी माने देते आए थे। उसके पश्चात जब बुद्ध विहार बनाने का सवाल आया तो उसका प्लान कैसा का होना चाहिए, इसलिए आर्किटेक्ट माटे का और कल्पना एसोसिएट वाकड़े को कांटेक्ट किए और उनसे प्लान बनाकर ये बुद्ध विहार का कार्य हम सुचारू रूप से बांधकाम में करने लगे। इस तरह हम और साथों साथ लोगों में भ्रम निर्माण न हो, इसलिए हम हर साल एक अपना अहवाल प्रस्तुत किया करते थे और सब कमेटी का सामने रखकर लोगों में बांटा करते थे। अब सवाल रहा दानदाता की जो पेटी थी, उस पेटी में किस तरह से बने लोगों का विश्वास संपादन करना चाहिए। इसलिए हमने जब भी 6 महीने के बाद वो दान पेटी हम खोलते थे, उसके पहले बस्ती के कुछ पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, उनको निमंत्रित किया करते थे और अपने कमेटी में सम्मिलित करने के बाद वो पैसा कितना आया इसकी गिनती कर नोटबुक में, रजिस्टर में, कैश रजिस्टर में, लेजर बुक में जो कुछ भी मिलता था हमको, हम उसके का एंट्री किया करते थे और लोगों को यह विश्वास हो चला था कि भाई जो भी दान आ रहा है वो पब्लिक को बताया जा रहा है। इसलिए हमारी कमेटी को किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ और 2002 तक यह सुचारू रूप से चलने लगी। लेकिन बीच में कई हमारे सभासद, कई पदाधिकारी भगवान को प्यारे हो गए। अब कुछ जो दिल लगाकर काम करने वालों की जब कमी हो जाती है तो आदमी का कार्य भी रुक जाता है। उस वक्त मैं सेक्रेटरी पद पर 25 साल रहा, लेकिन मेरा कभी विरोध नहीं हुआ। मैं अनअपोज करके चुनते आ रहा था। बावजूद इसके जब मैंने सोचा कि कार्यक्रम को निमंत्रित करने के लिए जब वक्ता के तरफ जाना होता था तो मेरा अपना खुद का खर्चा होता था। क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी था, इसलिए अपने पगार में कुछ पैसा घूमने के लिए लगाया करता था। वो जब कम हो गया तो मैंने बिहार में राजीनामा देना कबूल किया और उसके पश्चात नई बॉडी निर्माण आई। और नई बॉडी ने क्या क्या किए ये तो अभी सब इंदौरा वासियों को मालूम है, मैं उसके बारे में जाना नहीं चाहता। हाँ, आज उन्होंने इस तरह से खोद के रखे कि जो छोटी छोटी जो बातें पिलर्स थे, वो पिलर का ईंट का जो ये है गारा वो बाजू में हो गया, उसमें भेग आ गई
तो ऐसा माने जो बिहार को हम 100 साल के लिए बनाए वो आज 50 साल में नीचे माने डाउन हो गया है। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है इस बात के लिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लड़के लोग अच्छे से पढ़े। इंदौरा बुद्ध विहार में लाइब्रेरी हो, अच्छे से सब लड़कों को किताबें मिले, पढ़ने के लिए जगह मिले। जो गरीब लड़के हैं उनको आश्रय मिले, लेकिन आज वह कुछ भी नहीं होता दिखाई देता और सिर्फ कमाने का जरिया उन्होंने पाल रखा है। इसलिए मुझे बड़ी मैंने नाउम्मीद सी लगती है और ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अभी अब नए कार्यकर्ताओं को सामने आने जरूरी है। धन्यवाद। सर, हमें बताओ कि जब स्थानिक निवडणूक होती है स्वराज्य संस्थे की, एक अलग अलग पैमाने में हो रही है, लेकिन ये समाज का विहार है। समाज की एक ही समाज के लोग हैं। तमाम नागपुर वासी, भारतवासियों को मालूम है इंदौरा क्या है। एक ऐसी कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो यहाँ ऐसा 3-3 पैनल का चुनाव करवाना ये उचित है क्या? आपके जमाने में यही पैनल एक ही चलती थी और अपोज चुन के आते थे, जनता आप पे पूरा विश्वास करती थी। ये क्या कारण हो रहा है? 3-3 पैनल है, क्या ऐसे इसमें फंड ज्यादा आ रहा है, पैसा खाने का है, कि इसमें क्या ऐसा बेनिफिट है जो उत्साह से लोग यहाँ पैनल तैयार कर रहे हैं? इसको कमर्शियल पना बना के रख दिए है प्रेजेंट कमेटी ने। इसलिए वो जब कमर्शियल पना किसी में आ जाता है तो लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ जाती है और हर आदमी ये सोचता है कि भाई मैं यदि उस कमेटी में रहूं तो मुझे भी कुछ मिल जाए। इसलिए हर कोई ये लालयित रहता है कि भाई मैं बिहार की कमेटी में जाऊं ताकि मेरी इज्जत हो और मुझे कुछ मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म कार्य है, धर्म कार्य योग्य तरीके से चलना चाहिए, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। यानी आपका कहना है कि धम्म कार्य ये कमर्शियल बन रहा है इंदौर से, ऐसा आपका कहना है? अर्थात ही है। जब इस तरह से आज जब मैंने 6 दिसंबर की रैली निकाली जाती है, 14 अप्रैल की रैली निकाली जाती है, उसमें बैंड बाजे और इस तरह से हुड़दंग मचाना क्या सही है? ये साधारण लोगों ने सोचना चाहिए। भाई भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो शांति प्रिय धर्म है और आप इस तरह से हुड़दंग मचाते हुए रिजर्व बैंक तक जाओगे, बहुत बहुत डीजे लगाओगे और बैंड लगाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है।